जो हमारे साथ, हमें जैसे मैंने बताया ऊपर 2,500-3,000 रिश्ते हैं, तो हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हम लड़की को नागपुर में ही देंगे। नागपुर का ही रिश्ता बताओ। दूसरी बात यह है कि हम सारी उसके अंदर में चीजें देखते हैं, खुद का घर है क्या, लड़का कितना कमाता है, अगर बहनें हैं तो बहनों की शादी हो गई है क्या, छोटा भाई है तो उसकी शादी हो गई क्या, वो कितना कमाते हैं। तो सारे फैसले अगर हम ही कर लेंगे तो हम अल्लाह के लिए क्या छोड़ेंगे, उस पर भी तो हमारा ईमान है। अगर अल्लाह पे ईमान है तो फिर अल्लाह के ईमान को सामने रखते हुए फैसले क्यों नहीं होते? मुफ्ती साहब, अल्लाह के ऊपर यकीन करके फैसले क्यों नहीं होते? मैं समझता हूँ हमारी बच्ची नागपुर में रहे, जबलपुर में रहे, बंबई में रहे, गोवा में रहे, कहीं पर भी रहे, वालिदैन ने यह देखना चाहिए कि वो खुश रहे, आबाद रहे, उसकी जिंदगी फले फूले। नागपुर में रह के अगर खुश नहीं रहेगी तो आपकी बच्ची की शादी कामयाब थोड़ी हुई। तो मैं समझता हूं हमने हमारी सोच को बदलना चाहिए, रिश्तों को एक सरहद में नहीं बांटना चाहिए। नागपुर का ही रिश्ता बताइए, लड़की को नागपुर में ही देना है, ठीक है जी, और फिर सारे फैसले हम खुद ही कर ले। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा, एक रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि लड़का जीन्स पैंट नहीं पहनता था। सोचिए आप, बहुत सारे किस्से और वाकयात हैं, मैं बताऊंगा तो शायद रात हो जाएगी, लेकिन बहुत हमको गौर फिक्र करना है, हमारी सोच को बदलना है, और जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं और जिसकी इबादत करते हैं, मैं चाहता हूं कि हमने उसके लिए भी फैसले उसके लिए भी छोड़ना चाहिए। साजो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और feznika.com की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, और आज का मौजू जो है, मैं जहाँ तक समझ सका हूँ, वो रिश्तों के ताल्लुक से जो दुश्वारियाँ, जो परेशानियाँ आज माँ बापों को अपने बच्चों के ताल्लुक से, रिश्तों के ताल्लुक से आ रही है, उसमें किस तरह हम कम्युनिकेशन कर सके, किस तरह हम उसमें ब्रिज बन सके लड़का और लड़की के बीच में, इसके अंदर में हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन मुस्लिम समाज ही नहीं, अगर हम दूसरे समाजों के बारे में भी गौर करें तो वहां भी समाज इम्बैलेंस हो चुका है। हम जब समाज की बात करते हैं तो हमें दूसरे समाज से भी अपने आप को कंपेयर करना चाहिए कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं और उनके अंदर में क्या डेवलपमेंट और क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये 20 साल में देखा गया है कि जो बच्चियां हैं उन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल कर ली, लड़के इसमें पीछे। तो रेशो जो है डिग्री से डिग्री को मिलाने का, उसमें काफी फर्क आ रहा है। ऑन एन एवरेज अभी एक पढ़ी लिखी बच्ची की जो शादी का मसला है, ऑन एन एवरेज अभी बच्चियों की उम्र जो है वो 28, कहीं कहीं 35 साल भी हो चुकी है। लोग डिग्री मिला रहे हैं, लोग पैकेज मिला रहे हैं, लोग बिरादरियां मिला रहे हैं। जरूरी क्या चीज है, इस्लाम में क्या चीज के बारे में बोला गया है, जो गैर जरूरी चीजें हैं उसके अंदर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और वजह यही है कि हमारा जो समाज है वो बढ़ता चला जा रहा है। अमीरी गरीबी का फर्क है, मसलकों का फर्क है, एजुकेशन का फर्क है, बिरादरियों का फर्क है, और ये सारे फर्क को दूर करने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि इसमें और ज्यादा खाई खोद दी जा रही है। मैं आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि हर किसी को अपना हिसाब देना है और इंडिविजुअल देना है। तो इस नजरिए से मैं समझता हूं कि हर किसी को दीन सीखना चाहिए। और पाशा साहब यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं हर किसी को अब सियासत भी करना चाहिए।
क्योंकि हम दीन सीख नहीं रहे हैं और सियासत कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम आज बहुत ज्यादा पीछे। पूरे के पूरा समाज जो है अगर अपने आप को रिकंसाइल करे, अपने को देखे, अपने अंदर झांके, तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने लड़कियों को बहुत अच्छा पढ़ा लिया या लड़कियों ने खुद बहुत अच्छा पढ़ लिया, हमने लड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारे लड़के क्या कर रहे हैं साहब, पूछो तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, ऑटो डीलिंग कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं। आजकल नया दौर खुला है, खाने की होटलें खोल रहे हैं। तो कारोबार करना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे और अगर आप चाहेंगे कि मेरी बच्ची के लिए अच्छा बच्चा मिले, और अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो समाज तो इम्बैलेंस होगा। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हम रास्ता इख्तियार करते हैं अपने बच्चों और बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, वो भी सही होना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, मैं कुछ तजुर्बे आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि जो ब्रोकर्स है, मैरिज ब्रोकर्स है, काम में कोई खराबी नहीं है। अगर आपका वो प्रोफेशन है, आपका मशगला है और आप रिश्ते लगाते हैं तो बेशक आप लोगों से फीस लीजिए, लेकिन दो खानदानों को मिसगाइड मत करिए। दो खानदानों को मिसगाइड करने से बाद में रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि हम लोग समाज में काम करते हैं, लीगल फील्ड से भी है, काउंसलिंग भी करते हैं, बड़े अजीब व गरीब हमारे सामने मामला पेश आते हैं। एक रिश्ते में जो शादी के रिश्ते ना लगाने वाले जो ब्रोकर है, उन्होंने कह दिया कि भाई लड़की के वालिद जो है लड़के को फ्लैट भी देंगे और कार भी देंगे। रिश्ता हो गया, ना फ्लैट मिली ना कार मिली। बाद में फिर तकलीफ पेश आई, लड़की के साथ बुरा सलूक हुआ, और जब बाद में जब बैठा गया, समझा गया, तो बोला गया कि भाई आपने वादा किए थे कि फ्लैट भी देंगे, कार भी देंगे। बच्ची पढ़ी लिखी थी, उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि मुझसे रिश्ता मेरी काबिलियत को देख के नहीं बल्कि फ्लैट और कार मिलने की लालच में किया गया है। उसने आगे जिंदगी गुजारने से इनकार कर दिया। तो आप जब भी अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढे, किसी की भी जरिए ढूंढे, ये रिक्वेस्ट करें कि हमको उनका फोन नंबर दे, हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। मीडिएटर्स नहीं चाहिए। आपकी जो फीस है आप बेशक ले, आपका प्रोफेशन है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने खुले तौर पे दो खानदानों को सामने करना चाहिए, नंबर एक्सचेंज करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो आज का प्रोग्राम है, ये इसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है कि हम इसमें शायद रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं और सारा डाटा ओपन रहेगा। तो दो खानदान के लोग, दो घर के लोग आपस में बात कर सकते हैं। हम भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको अंजाम दे रहे हैं। हमारे पास 2,500-3 हज़ार रिश्ते हैं। हमने कभी उसमें कोई पर्दा नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 3 से 4 रिश्ते होते हैं। हमें ये तवक्को भी नहीं रहती कि हमें बुलाया जाए, मंगनी में बुलाया जाए, निके में बुलाया जाए, वली में बुलाया जाए। हमारा मकसद बस ये रहता है कि किसी माँ बाप की परेशानी हल हो जाए, किसी बच्ची का निकाह हो जाए। एजुकेशन के ताल्लुक से अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि हम सारा बजट बनाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अकीके का भी बजट होता है, खतना का भी बजट होता है। फर्स्ट बर्थडे तो हम इतना अच्छा बनाते साहब के लगता है कोई शादी हो रही है, लेकिन उसके एजुकेशन का बजट हम कभी नहीं बनाते। ना हम उसके लिए कोई फिक्स डिपॉजिट शुरू करते हैं, ना कोई आरडी शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं करते, और फिर कोशिश करते हैं उसके एजुकेशन के अंदर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अकीके में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फर्स्ट बर्थडे बनाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन एजुकेशन के अंदर में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए लास्ट प्रायोरिटी है। बच्चा स्कूल जा रहा है, आज पहली में था, कल दूसरी में चले गया, फिर तीसरी में चले गया, इस तरह 10वीं तक पहुंच जाता है। उर्दू स्कूलों के हाल पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जो लोग वाकिफ है वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जो यहाँ पर पॉलिटिकल लोग हैं, पाशा साहब है, वो अटल बहादुर सिंह को जानते होंगे, अभी कुछ महीने हुए वो गुजर गए।
जब वो मेयर थे तो उनसे एक बार पूछा गया कि उर्दू स्कूलों का मयार क्यों इतना खराब है। सवाल ये था कि उर्दू स्कूलों का मयार क्यों इतना खराब है। अटल बहादुर सिंह साहब ने जवाब दिया था कि वहां सरदार तो नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाता है? हमारे ही लोग पढ़ाते हैं ना। उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाता कौन है साहब? जवाब दीजिए। तो जिम्मेदार कौन होगा? मेयर जिम्मेदार होगा, एमएलए जिम्मेदार होगा, ये टीचर जिम्मेदार होंगे, या वो वालिदैन जिम्मेदार होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में डाला। तो उर्दू मीडियम स्कूल कोई खराब चीज नहीं है। वहां से भी तालीम लेके लोग बहुत अच्छी पोजीशन में है। नागपुर के नामी ग्रामी अगर मैं नाम लूं तो वो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं। डॉक्टर इलियास, मैं समझता हूँ आज वर्ल्ड का फर्स्ट या सेकंड नंबर के प्लास्टिक सर्जन में नाम आता है, वो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं। और भी बहुत से लोग हैं जो डेप्यूटी कलेक्टर होकर रिटायर हो गए, बैंक में है, बहुत जगह पे है। सवाल ये नहीं है कि आप कौन से मीडियम से पढ़ रहे हैं, सवाल ये है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना तवज्जो दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं क्या। किसी बड़े स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, भारतीय विद्या भवन में अगर वो बच्चा जा रहा है और 1 लाख रुपए हम फीस दे रहे हैं, तो वो कोई गारंटी दे रहे हैं कि आपको क्या? सभी का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये साजो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है faiznikaah.com से। हमारा मकसद जो था, मैं जो हूँ, मेरे लोको पायलट हूँ रेलवे में और पिछले 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ रेलवे की। कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि 2018 में हमने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और मेरी मिसेज जो कुछ करना चाहती थी उसके लिए मैंने उनको एक मौका फराहम किया कि आप जो भी करना चाहती है उसको एक प्लेटफॉर्म और एक तरीके से सिस्टम से चलिए। तो पहले हमने A1 सॉल्यूशन करके एक कंपनी बनाया 2018 में, और 2020 जून 2020 में कोरोना में हमने साजो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके दूसरी कंपनी बनाई। दोनों कंपनियों की डायरेक्टर यही है और चूँकि ये मेरी वाइफ है तो मैं इनको पूरा मौका देता हूँ और पूरे उनके साथ हमेशा दिलो जान से जुड़ा रहता हूँ कि उनके हर काम में मैं उनके साथ हूँ। उन्हें जितनी भी मुसीबतें आई हैं मैंने उनको हमेशा हौसला दिया है और चाहता हूँ कि वो अपने जो भी उनके दिल में मकसद है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तो हमारा बेसिकली काम रेलवे के टेंडर्स वगैरह का था। 2018 से लेकर 2020 तक हमने करीब 40 रेलवे के टेंडर किया। तो 40 टेंडर करने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन ये पैसा अगर आपकी कौम के काम नहीं आता है, आपके लोगों के लिए मदद में नहीं आता है, तो वो बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि आपको तो अपनी नौकरी के से इतनी आमदनी है, आपके पास कोई है नहीं जो खाने पीने के लिए आपको किसी तरह से परेशानी हो रही है। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे हमेशा अपोज करते रहे इस बात पर कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, आपको मौका चाहती है, तो आप उसे मौका प्रदान करें। इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हम सोचेंगे हमारा घर तो बढ़िया चल रहा है, दूसरे से हमें क्या लेना देना। लेकिन अब आप जब सोशल मीडिया में रहते हो, आप फेसबुक में देखते हो, कोई आप कुछ पंचर छाप कहता है, कोई आपकी मजहब का मजाक उड़ाता है। तो जब आप पर ऊपर मजाक उड़ाया जाता है तो उस मजहब को मानने वाले आप भी हो, वो पंचर छाप आप भी हो। तो ये बात आपके दिलों में घर कर जाना चाहिए कि हमें अपने कौम के लिए क्या करना है, कैसे करना है। चूँकि हमने बहुत पढ़ाई की, बहुत एजुकेशन लिया, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारे एजुकेशन से, हमारे काम से हमारी कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मेरा समझ में ये आया कि हमें उसमें सुधार की जरूरत। तो सन 2020 में जब हमने साजो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी बनाकर और बड़े स्तर पर काम करना चालू किया, तो 2020 के बाद से 2021 इंशाल्लाह 2022 तक आते आते
दीन की तरफ हमारा रुझान हुआ। नहीं तो हम लोग उतने दीनी नहीं है, और ना ही हम भी एमपी के रहने वाले हैं, उधर हमारा ऐसा माहौल नहीं था रहे, तो हमारी परवरिश उसी तरह से हुई थी। लेकिन 2020 से जब हमने इस काम को शुरू किया तो कुछ ऐसा लगा कि हमको अपने कौम के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला faiznikaah.com से। हमारी कुछ ऐसे अचानक व्हाट्सएप में मैसेज आया, तो हमने उसको कॉल किया फराज साहब से और उनसे बात किया कि भाई आपका क्या तरीका है। उन्होंने बताया कि 599 में आप एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसमें एक वेबसाइट में आपका पूरा डाटा अपलोड किया जाता है विद मोबाइल नंबर के साथ, और उस डाटा को सामने वाले जिसको देखना है वो अपने मोबाइल से देख सकता है, उनसे बात कर सकता है और उनसे पूरा राब्ता कायम करता है। हमारा इसके बाद कोई रोल नहीं रहता है। अगर वो पेरेंट्स चाहते हैं कि रिश्ते में कुछ हम मदद कर सके तो हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन पूरा उनकी जिम्मेदारी होगी वो वेरिफिकेशन करें उस लड़के के बारे में जिसका बायोडाटा उन्होंने डाला है या डाली है, उसको जांच करने का काम उन्हीं का है, ताकि हम उस चीज़ों पर उतना टाइम हम नहीं खर्च कर पाए। और हम कोशिश करेंगे कि नागपुर शहर में इस रिकॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपलोड करेंगे। तो जब तक शादी नहीं होगी ये 599 का जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये वैलिड रहेगा। जब निकाह हो जाएगा तभी उस डाटा को उस वेबसाइट से हटाएंगे। इसके अलावा हर महीने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग रजिस्टर्ड रहेंगे उनके रिज्यूम को अपलोड किया जाता रहेगा, और निकाह तय होने पर हमारी कोई फीस नहीं रहेगी। ऐसा हमारा मकसद रहा है कि हम लोग इस निकाह को इतना आसान बनाएं कि जो पेरेंट्स हैं जो लेट हो रहा है निकाह में, तो वो समय पे अपने अगर जल्दी से जल्दी डाटा अपलोड करेंगे तो जल्दी जल्दी उनको आज नहीं करें 3 साल बाद करें 5 साल बाद करें, लेकिन वो नज़र पे रखें कि उन्हें किस तरह का दामाद चाहिए, किस तरह का लड़का चाहिए। तो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सन 2022 में ये हमारा पहला काम था जिसको हमने faiznikaah.com के साथ मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा साहब का कहना था कि निकाह के बाद रिश्ते जो है कुछ वजह से उनके में नाइत्तेफाकी आ जाती है, तो हम लोग इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं। हर संडे को हम ऐसे परिवारों को जिनके यहाँ कोई नाइत्तेफाकी हो गई हो उनको यहाँ बुलाएंगे, उनके मसलक के लोगों को, उस तरह के एडवोकेट को जो उनको कुछ गाइड करे, कुछ समझाएं, ताकि वो अगर टूट रहे हों तो उनको किसी तरह से हम समझा बुझा कर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनकी मदद कर सकें। तीसरा हमारा मकसद है कि एजुकेशन के फील्ड में अभी हम लोग काम करने वाले हैं। इंशाल्लाह 15 मार्च के बाद से उस पर काम चालू हो रहा है। आपने देखा होगा कि असम के मुख्यमंत्री है वीरेंद्र विश्वकर्मा, तो उन्होंने एक आर्डर निकाला कि 700 मदरसों को बंद करके स्कूलों में कन्वर्ट करिए। और आपने ये भी देखा होगा मैसूर में हिजाब के ऊपर कितना प्रॉब्लम हुआ। तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्कूलों की हालत है, मुसलमानों के मदरसों की हालत है, उसको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और जो मदरसों की जो तकलीफ़ें हैं, जैसे उनको अपडेट करना है, हमारा ऐसा कहना है कि पहला 1 घंटा दीन का पढ़ाई हो और 3 घंटा स्कूल लगे। ऐसे इसके साथ साथ उसमें जो डेस्क बेंच है, किताबें हैं, CBSE किताबें हैं, और चाहे वो अपना सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वो सारा चीज़ हमारी कंपनी प्रोवाइड करेगी। सिर्फ जिस एरिया का जो मदरसा होगा, जिस मसलक का मदरसा होगा, वहीं वो चीज़ पढ़ाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें किसी एक को नहीं कहना है कि हमें इस तरह से चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं बस उस सिस्टम को थोड़ा चेंज करिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा हमारा मकसद है। और इंशाल्लाह 2022 तक के मार्च तक हमारा ये प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। कोशिश हमारी ये है कि हर मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म के लिए में लाना है। निकाह.com में हमने हर तरह के, हर मसलक के, हम शिया मौलाना
हसनैन साहब के घर गए, हम और लोगों से भी मिले, हर मसलक से मिले, हमने उनसे कोशिश की, हर तरह के लोगों से बात किए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक मुसलमान एक फॉर्म पे एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। तो हमारी कोशिश है, और मैं सलमा मैडम को काफ़ी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो ये नया प्लान शुरू किया है, इंशाअल्लाह उसमें भी इनको कामयाबी